वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसे कि लेक्चर सीरीज़ चल रही है ड्राफ्टिंग, प्लेटिंग एंड कन्वेंसिंग सब्जेक्ट पर, और लास्ट वीडियो में हमने प्लांट स्ट्रक्चर टॉपिक को कंप्लीट किया था और आज हम रिटन स्टेटमेंट एंड एफिडेविट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज हम रिटन स्टेटमेंट एंड एफिडेविट को पढ़ेंगे। रिटन स्टेटमेंट एंड एफिडेविट दोनों ही सिविल प्रोसीडिंग में यूज़ किए जाने वाले इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट हैं, और जबकि वे डिफरेंट पर्पस को पूरा करते हैं। ये दोनों ही कोर्ट के सामने फैक्ट्स को प्रेजेंट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और यहाँ पर इन दोनों को एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट हम बात करेंगे रिटन स्टेटमेंट की। अंडर सीपीसी, रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट द्वारा प्लेंट, जिसमें प्लेंटिफ द्वारा फाइल किया गया लॉ सूट या कंप्लेन होता है, उस प्लेंट के रिप्लाई में फाइल किया गया फाइनल रिस्पॉन्स है। जो रिटन स्टेटमेंट है वो प्लेंट के रिस्पॉन्स के रूप में आता है। इसमें डिफेंडेंट द्वारा प्लेंटिफ के क्लेम्स के ऑब्जेक्शन, डिफेंडेंट वर्जन, फैक्ट्स और डिफेंसेस इंक्लूड हैं। देन नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे की पॉइंट्स की, जो कि रिटन स्टेटमेंट में बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। फर्स्ट इसमें आता है पर्पस। रिटन स्टेटमेंट का मेन पर्पस है डिफेंडेंट को ये जो पॉइंट्स हैं इनके लिए अलाउ करना। पहला इसमें आता है प्लेंटिफ द्वारा लगाए गए एलिगेशंस को डिनाई करना। देन नेक्स्ट इसमें आता है कोर्ट के सामने अपने डिफेंस और फैक्ट्स को प्रेजेंट करना। देन अपने फेवर में कोई भी एडिशनल फैक्ट्स बताना, और यदि कोई हो तो काउंटर क्लेम या सेट ऑफ उठाना। ये सारे जो पर्पस हैं ये रिटन स्टेटमेंट के हैं, जिसके अंदर इन पॉइंट्स को डिफेंडेंट अलाउ करता है। देन नेक्स्ट आता है टाइम लिमिट। सीपीसी के ऑर्डर 8 रूल 1 के अकॉर्डिंग रिटन स्टेटमेंट आमतौर पर डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन से 30 डेज के अंदर फाइल किया जाना चाहिए। यदि डिफेंडेंट 30 डेज के अंदर रिटन स्टेटमेंट सबमिट करने में फेल रहता है तो कोर्ट एक्सटेंशन अलाउ कर सकता है, लेकिन यह डेट ऑफ सर्विस से 90 डेज से एक्सीड नहीं होना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ रिटन स्टेटमेंट। इसमें फर्स्ट पॉइंट है टाइटल ऑफ द सूट। प्लेंट के सिमिलर टाइटल में कोर्ट का नाम, केस नंबर, नेम ऑफ प्लेंट एंड डिफेंडेंट एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। देन नेक्स्ट इसमें आता है पैरावाइज रिप्लाई। डिफेंडेंट को प्लेंट का पैराग्राफ बाय पैराग्राफ रिस्पॉन्स देना चाहिए। प्लेंट में ईच पैराग्राफ के लिए डिफेंडेंट को या तो फैक्ट्स को एडमिट करना चाहिए या उन्हें डिनाई करना चाहिए, और उन्हें यह बताना चाहिए कि उन्हें फैक्ट्स की नॉलेज नहीं है। देन नेक्स्ट इसके अंदर आता है डिफेंसेस। प्लेंटिफ द्वारा दिए गए जो काउंटर क्लेम्स हैं उसको करने के लिए डिफेंडेंट को अफर्मेटिव डिफेंसेस और लीगल डिफेंसेस यदि कोई हो तो इंक्लूड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यदि प्लेंटिफ कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच का क्लेम करता है तो डिफेंडेंट यह प्लीड दे सकता है कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को सभी टर्म्स, मतलब जो भी शर्तें थी उसको फॉलो किया है या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था। देन इसमें आता है फिर एडिशनल फैक्ट्स। यदि डिफेंडेंट का मानना है कि ऐसे एडिशनल फैक्ट्स हैं जो उनके डिफेंसेस को सपोर्ट करते हैं या प्लेंटिफ के क्लेम्स का कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो उन्हें इंक्लूड किया जाना चाहिए। देन नेक्स्ट इसमें आता है सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। यदि डिफेंडेंट के पास कोई सेट ऑफ मतलब मॉनेटरी क्लेम या काउंटर क्लेम, जो कि क्लेम अगेंस्ट प्लेंटिफ होता है उसे काउंटर क्लेम कहते हैं, अगर ऐसा है तो इसे रिटन स्टेटमेंट में इंक्लूड किया जा सकता है। डिफेंडेंट को क्रॉस सूट माना जा सकता है और प्लेंटिफ को इसका रिप्लाई देना होगा। देन नेक्स्ट इसमें आता है सिग्नेचर। रिटन स्टेटमेंट पर डिफेंडेंट या उनके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेशन, लॉयर या प्लीडर, उनके साइन होना ज़रूरी है। देन लास्ट में इसमें आता है वेरिफिकेशन। प्लेंट की तरह रिटन स्टेटमेंट में भी वेरिफिकेशन क्लॉज इंक्लूड होना चाहिए। डिफेंडेंट या उनके रिप्रेजेंटेटिव को रिटन स्टेटमेंट में बताए गए फैक्ट्स का वेरीफाई करना चाहिए, और यह इंडिकेट करना चाहिए कि कौन से फैक्ट पर्सनल नॉलेज पर बेस्ड हैं और कौन से इंफॉर्मेशन और बिलीफ पर बेस्ड है। देन नेक्स्ट इसमें आता है एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द रिटन स्टेटमेंट। इसमें इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, जैसे प्लेंट में हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था उसके रिप्लाई में ये स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है डिफेंडेंट के द्वारा। तो फर्स्ट इन द कोर्ट ऑफ सिविल कोर्ट जो सीनियर डिवीज़न एट प्लेस, इसमें प्लेस आएगा। उसके बाद रिटन स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंडेंट, केस का टाइटल आएगा,
जो प्लेंटिफ है और जो डिफेंडेंट है उसके बारे में, जो भी केस उनका टाइटल होगा उसके बारे में बताया जाएगा। देन इसके अंदर पॉइंट्स, इसमें 3 पॉइंट्स हैं जो पैराग्राफ में डाले जाएंगे। पहला है जिसमें डिफेंडेंट जो है वो एडमिट करेगा फैक्ट जो पैरा 1 में, मतलब जो भी प्लेंटिफ के पैरा 1 में आ रहा होगा उसको वो उस फैक्ट्स को वो एडमिट करेगा। देन डिफेंडेंट उस एलिगेशंस को डिनाई करेगा जो कि प्लेंट 2 में है, जैसे उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है तो उसके लिए डिनाई करेगा जो प्लेंट में लिखा होगा। उसके बाद जो प्लेंटिफ है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन फुलफिल नहीं है तो उसको भी वो वहाँ पे डिनाई कर सकता है। देन थर्ड पॉइंट में जो डिफेंडेंट है वो प्लीड करेगा जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में वो वॉइड हुआ है या किस तरीके से मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है जिसकी वजह से वो वॉइड हुआ। देन उसके बाद सेट ऑफ आएगा। सेट ऑफ में क्या होता है, अगर कोई मॉनेटरी क्लेम है तो उसके बारे में इसमें आएगा। जो डिफेंडेंट क्लेम अगर करता है सेट ऑफ जो अमाउंट है अगेंस्ट द प्लेंटिफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो वो उसमें मांग सकता है। देन उसके बाद सिग्नेचर आता है डिफेंडेंट या प्लीडर, उसके बाद सिग्नेचर आता है डिफेंडेंट और प्लीडर का। उसके बाद वेरिफिकेशन आता है, वेरीफाइड एट प्लेस, जो प्लेस है, डेट है और जो भी फैक्ट लिखा गया है पैरा 1 में वो ट्रू है उसकी नॉलेज में, और पैरा 2 में जो है वो इंफॉर्मेशन अगर ट्रू है तो उसके बारे में वो वेरीफाई करेगा जो भी फैक्ट्स उसने लिखे हैं उसकी नॉलेज में वो ट्रू हैं। उसके बाद डिफेंडेंट और प्लीडर जो है उसके सिग्नेचर होंगे। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है रिटन स्टेटमेंट का। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे एफिडेविट की। एफिडेविट फैक्ट्स का एक रिटन स्टेटमेंट है जिसे मजिस्ट्रेट या नोटरी जैसे ऑथराइज्ड ऑफिसर के सामने ओथ लेकर या हम कह सकते हैं स्वॉन लेकर, शपथ लेकर दिया जाता है। देन एफिडेविट का यूज़ लीगल प्रोसीडिंग को एक वाइड रेंज में डॉक्यूमेंट में दिए गए फॉर्मल एविडेंस ऑफ ट्रुथ के रूप में किया जाता है। देन इसके बाद आते हैं की पॉइंट्स अबाउट द एफिडेविट। तो फर्स्ट की पॉइंट है पर्पस। एफिडेविट का पर्पस है कि किसी पार्टी को कोर्ट या अदर लीगल अथॉरिटी के सामने फैक्चुअल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने को अलाउ करता है और यह एक ओथ स्वॉन स्टेटमेंट, मतलब जो शपथ ली गई है उसके लिए स्टेटमेंट के रूप में काम करता है और इसे तब तक एविडेंस के रूप में माना जाता है जब तक कि अनलेस प्रूफ ना हो जाए। एफिडेविट का यूज़ अक्सर किसी लॉ सूट में एप्लीकेशन, मोशन या फिर स्पेसिफिक क्लेम को सपोर्ट करने के लिए या कुछ फैक्ट्स जैसे फाइनेंशियल स्टैंडिंग, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्सेट्रा इन जैसे मामलों में का प्रूफ प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स ऑफ एफिडेविट। तो कंपोनेंट्स ऑफ एफिडेविट में टाइटल आता है फर्स्ट। तो डॉक्यूमेंट के टाइटल से यह इंडिकेट मिलना चाहिए कि यह एक एफिडेविट है, जैसे फॉर एग्जांपल एफिडेविट और जो उसका नेम होगा पर्सन का वो इसके अंदर आएगा। देन नेक्स्ट इसमें बात करते हैं इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट की। एफिडेविट एफिएंट, जो एफिडेविट बनाने वाला पर्सन है उसके द्वारा इस डिक्लेरेशन के साथ स्टार्ट होता है कि वे ओथ ले रहा है या शपथ ले रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई, इसमें नेम आएगा, फिर सन एंड डॉटर ऑफ द फादर्स नेम आएगा, फिर एज, रेसिडेंस जो एड्रेस है उसके बारे में आएगा और इस तरीके से वो उस बात को अफर्म कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल आता है एफिडेविट का। देन नेक्स्ट आता है इसमें स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। मेन बॉडी में ओथ किए जाने वाले, मतलब शपथ किए जाने वाले फैक्चुअल असर्शन इंक्लूड हैं। ईच फैक्ट को क्लियरली और कंसाइजली बताया गया है इसके अंदर। एफिएंट, जो एफिडेविट बनाने वाला पर्सन है उसे एफिएंट कहते हैं। जो एफिएंट है उसको पर्सनल नॉलेज या बिलीफ के बेस पर फैक्ट्स को बताना चाहिए और यदि यह बिलीफ पर बेस्ड है तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को इंडिकेट करना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है ओथ डिक्लेरेशन। एफिएंट में, मतलब एफिएंट जो एफिडेविट जो बनाया गया है उसमें कंटेंट फैक्ट्स की ट्रूथफुल की ओथ लेने वाले को अंडर ओथ के एक डिक्लेरेशन इंक्लूड करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आई डिक्लेयर, मतलब मैं डिक्लेयर करता हूँ जो भी एव फैक्ट्स हैं वो ट्रू हैं और जो भी उसकी नॉलेज या बिलीफ के अकॉर्डिंग वो करेक्ट है, इस तरीके से डिक्लेरेशन देना ज़रूरी है। देन आता है सिग्नेचर। एफिडेविट के एंड में एफिएंट जो है उसको सिग्नेचर करना चाहिए, जिसके नाम पे जो एफिडेविट बन रहा है उसको सिग्नेचर करना चाहिए। देन नेक्स्ट आता है अटेस्टेशन। एफिडेविट को मजिस्ट्रेट, नोटरी,
पब्लिक या अदर ऑथराइज अथॉरिटी द्वारा अटेस्टेड किया जाना चाहिए, जो सर्टिफाइड करता है कि एफिडेविट पर उनकी प्रेजेंस में सिग्नेचर किए गए थे। इसमें लास्ट में आता है डेट एंड प्लेस, वह प्लेस जहां एफिडेविट पर सिग्नेचर किए गए थे और जिस दिन ओथ या फिर शपथ ली गई थी उनको मेंशन किया जाना चाहिए। इस तरीके से ये जो हैं ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको एक्सप्लेन किया है। देन हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ एफिडेविट। तो इस तरीके से एफिडेविट का स्ट्रक्चर है, जैसे आई नेम आएगा, उसके बाद सन एंड डॉटर ऑफ फादर नेम आएगा, उसके बाद एज आएगा, रेसिडेंस जो एड्रेस है वो एड्रेस लिखा जाएगा, उसके बाद ये पॉइंट्स आएंगे जो प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, जो उसका टाइटल है उसको लेकर, और जो भी फैक्ट्स हैं उसको लेकर जो उन्होंने एफिडेविट बनाया है, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट परचेज या सेल का तो उसका डिटेल ऑफ ट्रांजैक्शन आएगा, और जो भी एफिडेविट के ज़रिए जो उसकी ट्रू नॉलेज है, जो उसको जिसके लिए वो ओथ ले रहा है कि वो उसकी नॉलेज में है, तो उस कंटेंट को लिखा जाएगा। उसके बाद एफिएंट जो है जिसके नाम पे है एफिडेविट वो सिग्नेचर करेगा। देन वेरिफिकेशन आएगा, जो स्टेटमेंट एबव है वो ट्रू है और करेक्ट है, उसके लिए फिर सिग्नेचर आएगा एफिएंट का। उसके बाद जो ओथ ली गई है या फिर सिग्नेचर किया गया है जिसके सामने उसके सिग्नेचर आएगा, प्लेस और डेट आएगा। देन उसके बाद सिग्नेचर एंड सील जो नोटरी का है या मजिस्ट्रेट का है उसका आएगा। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है एफिडेविट का। देन उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन अ रिटन स्टेटमेंट एंड एफिडेविट। तो एक साइड में इसका एस्पेक्ट्स आए हैं, देन उस दूसरी साइड में इसका रिटन स्टेटमेंट के बारे में बताया है, देन एफिडेविट के बारे में। तो फर्स्ट एस्पेक्ट आता है पर्पस। तो रिटन स्टेटमेंट में जो रेस्पॉन्स दिया जाता है प्लेंटिफ क्लेम के लिए सिविल सूट में, तो रिटन स्टेटमेंट क्या होता है, जो प्लेंटिफ को क्लेम जो उसने किया है उसका रिस्पॉन्स दिया जाता है। देन एफिडेविट में क्या होता है, ये एक ओथ स्टेटमेंट है, मतलब वो शपथ लेता है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स को लेकर, जो कि एविडेंस के रूप में प्रेजेंट किया जा सकता है। देन नेक्स्ट इसका एस्पेक्ट आता है कंटेंट, जिस और रिटन स्टेट के अंदर डिफेंसेस, एडमिशन, डिनाइल और काउंटर क्लेम ये कंटेंट्स आते हैं, और एफिडेविट में स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आते हैं जिसके लिए उसने ओथ ली है। देन उसके बाद स्वर्ण अंडर ओथ, मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, रिटन स्टेटमेंट में कोई इसमें ओथ ही नहीं ली जाती है, ये सिंपली साइन और वेरीफाई किया जाता है। बट एफिडेविट में इसमें ओथ ली जाती है बिफोर एन ऑथराइज्ड ऑफिसर। देन नेक्स्ट इसमें आता है यूज। तो यूज़ रिटन स्टेटमेंट में क्या होता है कि जो भी इसका यूज़ है वो प्लेंट की रिस्पॉन्स में किया जाता है डिफेंडेंट के द्वारा, मतलब अगर प्लेंट फाइल किया गया है तो उसके लिए डिफेंडेंट फाइल किया जाता है उसके रिस्पॉन्स में। देन एफिडेविट में क्या होता है यूज़, कि इसको यूज़ किया जाता है वेरियस लीगल प्रोसीडिंग्स में, जिससे कि जो भी फैक्ट्स उसके अंदर आ रहे होते हैं उसको लेकर। देन हम नेक्स्ट एस्पेक्ट की बात करेंगे, अटेस्टेशन। जो रिटन स्टेटमेंट है वो अटेस्टेड नहीं किया जाता नोटरी या मजिस्ट्रेट के द्वारा, बट एफिडेविट जो है उसका अटेस्टेशन होना ज़रूरी है, जो कि नोटरी और मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। सो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन अ रिटन स्टेटमेंट एंड एफिडेविट। अगर हम इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स लीगल प्रोसीडिंग्स में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट को अपना केस प्रेजेंट करने को अलाउ करते हैं, और एफिडेविट फैक्ट्स की फॉर्मल और स्वर्ण डिक्लेरेशन, मतलब शपथ के लिए डिक्लेयर के रूप में काम करता है। तो आज हमारा रिटन स्टेटमेंट एंड एफिडेविट ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। देन अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट जिस पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।